1600 इजरायली सैलानियों से भरा लग्जरी जहाज जब ग्रीस की पोर्ट पर पहुंची तो लोगों ने खदेड़ दिया। फिलिस्तीन के समर्थन में उठाया बड़ा कदम, उल्टे पांव भागे जहाज, दुनिया भर में चर्चा। अगली खबर में आपको बताएंगे मिस्र के शक्तिशाली मुस्लिम संस्था अल अजहर ने गाज़ा को बचाने का जारी किया बयान, लेकिन कुछ ही मिनटों में डिलीट। सोशल मीडिया पर बवाल, आखिर कौन है इसके पीछे? और साथ में आपको बताएंगे इजराइल ने दी ईरान पर दोबारा हमला करने की चेतावनी, फौज के साथ मीटिंग में यहूदी रक्षा मंत्री की धमकी। और इसी के साथ आपको बेहद अहम खबर बताएंगे, इजराइल में पहली बार सेना से भागे 3 हरेदी यहूदी गिरफ्तार, समुदाय में भड़का गुस्सा। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों सोचिए, एक लग्जरी क्रूज शिप जिसमें 1600 से ज़्यादा टूरिस्ट है समंदर में चलती हुई ग्रीस की खूबसूरत द्वीप पर रुकती है, लेकिन जैसे ही टूरिस्ट उतरने की कोशिश करते हैं उन्हें रोक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे हैं जब गाज़ा के लोग भूखे मर रहे हैं हम इजरायली टूरिस्ट का स्वागत कैसे करें, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल इजराइल की मशहूर शिपिंग कंपनी मनो मैरीटाइम की क्राउन आयरिस नाम की एक क्रूज शिप जिसमें 1600 से अधिक सैलानी सवार थे मंगलवार को ग्रीस के साइरोस द्वीप पर पहुंची, लेकिन जैसे ही शिप ने किनारा किया वहां पहले से मौजूद 300 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने पोर्ट के रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए, नारे लगाए और स्टॉप द जेनोसाइड यानी नरसंहार बंद करो जैसे बैनर थाम रखे थे। इसकी वजह से पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और जो टूरिस्ट पहले उतरने की कोशिश कर रहे थे उन्हें तुरंत वापस जहाज़ पर भेज दिया गया। ये प्रदर्शन स्थानीय लोगों के एक ग्रुप ने पहले से प्लान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हम गाज़ा के फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और आगे कहा जब गाज़ा के लोग मर रहे हैं तो यहाँ इजराइल से आए टूरिस्टों का स्वागत नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने एक बयान में कहा हम सिर्फ साइरोस के निवासी नहीं इंसान हैं और इस नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। वहीं इजरायली कंपनी मरो मैरीटाइम ने भी माना कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन इसने उनकी यात्रा को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। कंपनी ने शुरू में कहा था कि सिर्फ थोड़ी देर की देरी होगी और माना जा रहा था कि प्रदर्शन आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब शाम 3 बजे तक कोई सुधार नहीं हुआ तो कंपनी ने फैसला किया कि शिप सीधे साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह जाएगी। इस मामले में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ग्रीस के विदेश मंत्री से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक उनकी बातचीत की डिटेल्स सामने नहीं आई है। हालांकि इस प्रदर्शन में कोई घायल या गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन यह मामला दिखाता है कि यूरोपीय कंट्री ग्रीस में भी गाज़ा युद्ध को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब से इजराइल ने गाज़ा में नरसंहार जैसी जंग शुरू की है तब से अब तक कम से कम लगभग 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और 1,42,511 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ये खबर काफ़ी हैरान करने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें। दोस्तों मिस्र की मशहूर इस्लामिक संस्था अल अजहर अल शरीफ ने हाल ही में गाज़ा में बढ़ती भूखमरी और नरसंहार के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक अपील जारी की थी, जिसमें अल अजहर के प्रमुख शेख अहमद अल तैयब ने दुनिया भर से गाज़ा को तुरंत बचाने की मांग की थी। इस बयान में कहा गया था कि फिलिस्तीनियों का लगातार मारा जाना इंसानी ज़मीर की असली परीक्षा है और जो भी देश इजराइल को हथियार या समर्थन दे रहे हैं वो इस नरसंहार में बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि ये बयान पोस्ट किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद सोशल मीडिया से हटा दिया गया। अल अजहर ने इसे अपने सभी आधिकारिक अकाउंट से डिलीट कर दिया, जिससे इंटरनेट पर चर्चा और आलोचना का तूफान आ गया। दोस्तों सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा बयान क्यों हटाया गया, जबकि उसमें सिर्फ इंसानियत और मदद की गुहार थी। अल जज़ीरा के मुताबिक एक यूज़र ने लिखा, गाज़ा के लिए ज़मीर को आवाज़ देने वाला अल अजहर का यह बयान हटाना एक दुखद कोशिश है इंसानियत की आवाज़ को दबाने की, मगर अल्लाह की मदद से हक़ की आवाज़ कभी मिटाई नहीं जा सकती। एक और व्यक्ति ने लिखा, बयान में जो लिखा था वो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन अचानक डिलीट कर देना दिखाता है कि कोई ताकत इसके पीछे है। क्या हमें यह जानने का हक़ नहीं कि किसने इसे हटवाया? कुछ ने लिखा कि बयान में जो सच्चाई थी
उसे देखकर शायद कुछ ताकतवर लोग घबरा गए, क्योंकि लोगों ने उस पोस्टर पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं दी थी, ज़्यादातर आलोचना में कि शेख अल तैयब सिर्फ बयानबाजी से आगे क्यों नहीं बढ़ते। वहीं बहुत से लोगों ने मांग की कि अल अजहर को धार्मिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए इस मामले में खुलकर शरीयत की राय देनी चाहिए, न कि सिर्फ दुनिया से अपील करने तक सीमित रहना चाहिए। इस घटना ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अल अजहर अब एक स्वतंत्र धार्मिक संस्था नहीं रही? क्या वो राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? लोगों का मानना है कि गाज़ा में चल रहे नरसंहार जैसे हालात में धार्मिक संस्थाओं की चुप्पी या नरमी निंदनीय है और उन्हें खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए। वैसे इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इज़राइल काट्ज़ ने एक अहम बयान में कहा है कि जून में जो हमले ईरान पर किए गए थे, उनके बाद हालात को देखते हुए दोबारा हमला किया जा सकता है। ये बात उन्होंने एक बैठक में कही जिसमें इजरायली सेना के बड़े अधिकारी शामिल थे, जिनमें आर्मी चीफ इयाल जमीर भी मौजूद थे। इस बैठक में काट्ज़ ने कहा कि हमें ऐसे ताकतवर योजना बनानी होगी जिससे ईरान दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ना कर सके। यानी इजरायल हर हाल में ईरान के परमाणु हथियारों को रोकना चाहता है। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि ईरान की मौजूदा सरकार के साथ कोई शांति की उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी जनता अपने हुक्मरानों को हटाना चाहती है, यानी इजरायल ईरान की हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहा है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री के बयान से एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को फिर से बम से उड़ाएगा। ये बयान तब आया जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन यानी हाई लेवल का यूरेनियम बनाना नहीं छोड़ेगा, चाहे अमेरिका ने जितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचाया हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मंगलवार को इजरायली पुलिस ने 3 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी हरेदी यहूदियों को गिरफ्तार किया, जो सेना में अनिवार्य भर्ती से भागे हुए थे। ये गिरफ्तारी देश में पहली बार हुआ है जहां किसी हरेदी को इस वजह से पकड़ा गया हो। इन तीनों ने तेल अवीव के पास के यहूद शहर में एक कब्रिस्तान के पास निर्माण कार्य के विरोध में प्रदर्शन किया था। इसका मानना था कि यह काम कब्रों का अपमान है। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तब पता चला कि वो फौजी से भागे हुए हैं, तो उन्हें सीधे सैन्य पुलिस को सौंप दिया गया। इजरायली चैनल बारे ने कहा, यह पहली बार है जब पुलिस ने किसी हरेदी ड्राफ्ट डॉजर को पकड़कर सेना को सौंपा है। वहीं गिरफ्तार लोगों के वकील ने बताया कि उन पर फॉर्मल चार्ज लगाया गया है कि वो जबरन भर्ती से भागे थे। इस घटना से हरेदी समुदाय में ज़बरदस्त नाराज़गी है। समुदाय के नेताओं ने चेतावनी दी है कि वो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध और सड़क जाम कर सकते हैं। दरअसल इजरायल के हरेदी यानी कट्टरपंथी यहूदी आबादी, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 13% है, सेना में भर्ती से बचना चाहती है। उनका कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी तोड़ा की पढ़ाई को समर्पित करते हैं और सेना में जाना उनकी धार्मिक पहचान के लिए खतरा है। अब तक उन्हें 26 साल की उम्र तक छूट मिलती रही थी, लेकिन 25 जून 2024 को इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरेदी युवकों को अब सेना में भर्ती होना ही होगा और जो धार्मिक संस्थान ऐसे छात्रों को पढ़ाते हैं उन्हें सरकारी फंडिंग नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद से इजरायल के अंदर धार्मिक समुदाय और सरकार के बीच तनाव और बढ़ गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।